केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी एनी रिएक्शन अकर्स बाय द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिएक्शन प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पहले कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट, और फर्दर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी एनी रिएक्शन अकर्स बाय द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कोई भी रिएक्शन जब होती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो वो प्रोडक्ट में क्या होंगे, कन्वर्ट। देखिए, molecularity is the total number of molecules collide in a elementary reaction। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं किसी भी रिएक्टिंग देखिए किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पेसीज हैं वो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम कोलाइड कर रहे हैं सेम ओरिएंटेशन में या प्रॉपर ओरिएंटेशन में, वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, स्पेसीज कह सकते हैं। स्पेसीज मतलब वो आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, एटम भी, आयंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन टू प्रोसीड इन ए प्रोसीड रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए कितने मिनिमम रिएक्टिंग स्पेसीज आपस में एट ए टाइम कोलाइड करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन में, वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। चलिए, तो सिंपल सी लैंग्वेज ये हो गई थी कि मॉलिक्यूलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इज द गवर्न मॉलिक्यूलरिटी इज द जनरली टेक देन 3। ये क्या होगा, लेस देन 3। ये कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी इज जनरली लेस देन 3 बिकॉज मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज हैविंग वेरी लो प्रोबेबिलिटी। 3 मॉलिक्यूल्स आपस में, जो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो जनरली 1 या 2 होगी, 3 भी बहुत रेयर केस में होगी, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल एट ए टाइम प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। क्लियर होगी बात? कोलिजन होना तो आसान है, कोलिजन तो हो जाएगा, मगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करें, इसके चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी इज जनरली लेस देन 3 बिकॉज मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड आर फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज हैविंग वेरी लो प्रोबेबिलिटी। 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती चली जाती है। तो जनरली मॉलिक्यूलरिटी 1 और 2 होगी, 3 हो जाती है रेयर केस में, और 3 से ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है। चलिए, मॉलिक्यूलरिटी इज द न्यूट्रल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी एक क्या है, नेचुरल नंबर है। मॉलिक्यूलरिटी इज द नेचुरल नंबर, ये कह सकते हैं होल नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, 2 होगी, मतलब इंटीजर नंबर होगी, 1 2 3, फ्रैक्शनल नहीं होगी। ठीक है, और 0 भी नहीं होगी। कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स तो होगा जो क्या करेगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, जो रिएक्शन में यूज करेगा एज ए रिएक्टेंट। तो कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी इज न्यूट्रल, ये कह रहा है नेचुरल मॉलिक नंबर। मॉलिक्यूलरिटी इज द नेचुरल नंबर, ये कह सकते हैं होल नंबर एक्सेप्ट देन 0। चलिए, इफ एनी रिएक्शन हैज 0 ऑर्डर, ये कह रहा है एनी रिएक्शन हैज ऑर्डर कितना, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और हायर देन 3 भी हो सकता है, देन इट इज मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात इसने कही। इफ एनी रिएक्शन हैज ऑर्डर, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें ऑर्डर क्या हो, या तो 0 हो, या नेगेटिव हो, या फ्रैक्शनल हो, और या हायर देन 3 हो, देन इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो फिर ये 100% रिएक्शन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। क्लियर? कब? अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर क्या हो जाए, 0 या नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो जाए, या मोर देन 3 हो जाए, तो वो रिएक्शन जनरली क्या होगी, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ, अगर ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर इंटीजर नंबर है, 1 है, 2 है, तो उस केस में रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और एलिमेंट्री भी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हमारे पास ये कोई एक, इसने कहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, अमोनियम नाइट्रेट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है, तो ये कह रहा है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इस एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज है, रिएक्टिंग स्पेसीज का स्टोइचियोमेट्री कितना है, 1,
और 1 रिएक्शन है तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी 1, तो ये क्या कहलाएगी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, बस ध्यान रहे एलिमेंट्री जो मोलिकुलरिटी है वो एलिमेंट्री स्टेपली डिफाइंड होती है, और बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट के उनका जो सम है वो क्या कहलाती है मोलिकुलरिटी। तो ये बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इसमें जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है उसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1, तो मोलिकुलरिटी कितनी हो गई 1, तो ये क्या कहलाएगी यूनिमोलिकुलर। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने इसमें रिएक्टेंट को ये बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन और कैसी है बैलेंस है, तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो कौन है HI, और कितने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2, तो टोटल HI के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 2, तो ये क्या कहलाएगी वाई मोलिकुलरिटी। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 2। यहाँ अगर हम देखें तो इसमें ये मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के एटम के कितने एटम है 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं 1, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए रिएक्टेंट हो गए, और इनका इसका स्टोइचियोमेट्री रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्री सम अगर देखें तो यहाँ से 2 यहाँ से 1, तो कितना आ गया 3, तो इसमें मोलिकुलरिटी कितनी होगी 3, और ये क्या कहलाएगी ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। जनरली वैसे मोलिकुलरिटी 1 और 2 होती है, 3 रेयर केस होता है। चलिए बात करें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। स्यूडो रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर की बात करते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बाद में बात करेंगे, पहले बात करें स्यूडो रिएक्शन। स्यूडो रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम ना हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो गया मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम ना हो वो क्या कहलाएगी स्यूडो रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या था जो मोलिकुलरिटी थी वही क्या था उसका ऑर्डर भी था। ठीक, चलिए तो स्यूडो रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम ना हो, पहली बात। और दूसरी बात सेम ना हो तो फिर क्या ऑर्डर होगा, मोलिकुलरिटी हमेशा ज्यादा हो ऑर्डर से। ऐसी रिएक्शन जिसमें मोलिकुलरिटी हमेशा ज्यादा हो ऑर्डर से वो क्या कहलाती है स्यूडो रिएक्शन। जैसे ऑर्डर हो जाए 1 और मोलिकुलरिटी कितनी हो जाए 2, तो ये क्या कहलाएगी स्यूडो रिएक्शन। क्लियर होगी बात। जैसे ऑर्डर हो जाए 3, ऑर्डर हो जाए 2 और मोलिकुलरिटी कितनी हो जाए 3, तो ये क्या कहलाएगी स्यूडो रिएक्शन। ऑर्डर भी 1 मोलिकुलरिटी भी 1, तो ये रिएक्शन स्यूडो रिएक्शन नहीं होगी। तो स्यूडो रिएक्शन में मोलिकुलरिटी हमेशा ज्यादा होगी किससे ऑर्डर से। अब बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर तो क्या हो फर्स्ट हो और मोलिकुलरिटी क्या हो 1 से ज्यादा हो, 2 हो 3 हो। आगे बात समझ में, तो देखिए उसे क्या बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब समझ गए, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर तो क्या हो फर्स्ट ऑर्डर हो, ऑर्डर तो कैसी हो जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, और मोलिकुलरिटी क्या हो 1 से ज्यादा हो। तो a chemical reaction in which order of reaction is 1 but molecularity of is more than 1 are called pseudo first order reaction, और ये कह सकते हैं pseudo unimolecular reaction। तो यहाँ यूनिमोलिकुलरिटी जो आ रही है वो ऑर्डर के लिए डिफाइन हो रही है। आगे बात समझ में नहीं, तो या फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा है तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो समझ में आ गई बात। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑर्डर तो कितना हो 1 मगर मोलिकुलरिटी 1 से ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या क्या बोल सकते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मोलिकुलरिटी इज मोर देन 1 आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये कह सकते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा, ऐसी रिएक्शन कहाँ जनरेट होंगी, जब कोई सब्सटेंस क्या हो जाए, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट की साइड में कोई भी सब्सटेंस एक्सिस में प्रेजेंट हो जाए, एक्सिस में अगर कोई भी रिएक्टेंट हो जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसका अमाउंट बहुत कम होगा। एक्सिस का मतलब बहुत ज्यादा हो जाए उसके कंपैरिजन में। मान लीजिए एक की कंसंट्रेशन इनिशियली है कितनी है 0.1 मोलर, और दूसरे की कंसंट्रेशन मान लीजिए इनिशियली कितनी है 1000 मोलर या 1 लाख मोलर बोल दीजिए। तो अगर हम बात करें अगर इसका 0.1 घटेगा तो उसका भी कितना घटेगा 0.1। तो अगर एक रिएक्टेंट जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 थी अगर 0.1 रिड्यूस हो गई तो समझ लो उसका तो सब कुछ 100 का 100% रिड्यूस हो गया। और अगर इसका 0.1 रिड्यूस होगा तो उसका भी 0.1 रिड्यूस होगा, और 1000 में से 0.1 रिड्यूस करेंगे तो वो ना के बराबर है। तो कहने का मतलब है जो भी सब्सटेंस एक्सिस में होगा उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होगा। तो इस कह सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी कांस्टेंट, या ऐसे कह सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन में जो वेरिएशन होगा वो रेट पे कोई खासा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो उसकी कंसंट्रेशन को एक कांस्टेंट टर्म्स मान सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उस रिएक्शन का जो रेट है फिर उसके रेस्पेक्ट में या ऐसे रिएक्टेंट जो एक्सिस में पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा।
मतलब उसकी कंसिडरेशन पर तो डिपेंड करेगा, उसकी कंसिडरेशन में जो चेंज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। जो भी सब्सटेंस एक्सिस में हो जाएगा उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, और ऐसी केस में रिएक्शन क्या बन जाती है, स्यूडो रिएक्शन। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन और मोर देन वन reactant are taken as excess and the excess new reaction and the new reaction has no new change in the concentration, therefore its concentration is considered as constant, hence it is not written in the rate law। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट क्या हो जाए, एक्सिस में प्रेजेंट हो जाए, और उसकी अब फर्दर जो कंसिडरेशन में चेंज है वो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करेगी, तो उसकी कंसिडरेशन ऑलमोस्ट क्या मान ली जाती है, कांस्टेंट मान ली जाती है। कांस्टेंट मान ली जाएगी तो अब उसका जो उस एक्सिस रिएक्टेंट का कंसिडरेशन में जो चेंज है वो रिएक्शन के रेट में इफेक्ट नहीं करेगा, कह सकते हैं रेट लॉ में वो नहीं लिखा जाएगा, उसकी कंसिडरेशन में उसकी जो कंसिडरेशन टर्म्स है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लिखी जाएगी। आगे बात समझ में, इन द concentration, therefore its concentration is considered as a constant, hence it is not written in rate law। चलिए, तो समझ गए बात। अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सिस में प्रेजेंट हो जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, जीरो, या कह सकते हैं उसकी कंसिडरेशन में जो चेंज है वो रेट को इफेक्ट नहीं करेगी। मगर किसी भी रिएक्टेंट के एक्सिस में होने से मोलिकुलरिटी चेंज नहीं होती, ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज। तो देखिए, मोलिकुलरिटी डज नॉट चेंज बाय द एक्सिस रिएजेंट बट ऑर्डर विल बी चेंज। तो किसी भी रिएक्टेंट के एक्सिस में हो जाने की वजह से मोलिकुलरिटी में तो कोई इफेक्ट नहीं आता, मगर ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ऑर्डर कितना हो जाता है उसके रेस्पेक्ट में, जीरो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, एस्टर का। अगर एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करें, किसी का भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर का, ग्लूकोज का, या कोई एसिड हैलाइड है उसका, उसमें क्या करते हैं, वाटर की रिएक्शन करते हैं। तो वाटर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिस में प्रेजेंट हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में। हम क्या कर रहे हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, एक एसिड और एक एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर की कंसिडरेशन है, वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिस में हो जाएगा, और इसकी जो कंसिडरेशन वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो रेट होगा K इंटू एस्टर की कंसिडरेशन की पावर 1 और वाटर की कंसिडरेशन की पावर 1, मगर वाटर यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस में होगा, और एक्सिस में होगा तो इसकी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, एक इन दोनों के मिलकर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश। तो अब रेट कैसे लिखा जाएगा, इसका जो रेट लो लिखा जाएगा वो रेट लो इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू होगा K डैश इंटू एस्टर की कंसिडरेशन, और एस्टर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है यहाँ, 1। और अगर हम बात करें K डैश, तो ये K डैश कितना था, K इंटू वाटर की कंसिडरेशन, तो ये K डैश था क्या, K इंटू वाटर की कंसिडरेशन। तो इस अगर हम बात करें तो रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। ये कह सकते हैं एस्टर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ रहा है 1, वाटर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, 0, और ओवरऑल ऑर्डर देखें रिएक्शन का तो कितना हो गया, 1, और मोलिकुलरिटी ओवरऑल देखें तो 1 मोलिकुलरिटी यहां से और 1 यहां से, तो मोलिकुलरिटी कितनी आ रही, 2। मोलिकुलरिटी दोनों से आएगी, जो एक्सिस में उससे भी और जो एक्सिस में नहीं है उससे भी। चलिए, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, अगर हम जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो उससे काउजिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है। अगर हम एसिड की जगह बेस डाल दें तो बेस की प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मगर ध्यान रखिए उस केस में ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, एस्टर की कंसंट्रेशन रेट को इफेक्ट करेगी, और OH आयन ये जो बेस डालेंगे उस बेस की कंसंट्रेशन भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करती है। तो ध्यान रखना, जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस है वो एसिडिक मीडियम में तो क्या कहलाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मगर वो बेसिक मीडियम में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस केस में रिएक्शन का जो रेट है वो बेस की कंसिडरेशन पे भी डिपेंड कर जाता है। चलिए, जैसे हम क्या कर लें, ग्लूकोज, ये कैन शुगर, ठीक है, ये कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएंगे, तो इसमें ये वाटर क्या हो जाएगा, एक्सिस में, और एक्सिस में हो गया तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 1, और मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2, 1 यहां से और 1 यहां से। तो अगर हम रेट लिखेंगे इसका तो क्या हो गया कि रेट इज इक्वल टू होगा K इंटू शुगर, कैन शुगर की कंसिडरेशन इंटू वाटर की कंसिडरेशन, और वाटर क्या होगा, एक्सिस में होगा तो इसकी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो K की कंसिडरेशन कांस्टेंट और ये वाटर की कंसिडरेशन कांस्टेंट और K कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा K डैश। तो वो क्या होगा, रेट क्या कहलाएगा, रेट इक्वल होगा K डैश इंटू कैन शुगर की कंसिडरेशन, और जहां पे K डैश है कितना, K इंटू वाटर की कंसिडरेशन। क्लियर। तो ये अगर हम ऑर्डर देखें तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है, 1, और मोलिकुलरिटी देखेंगे तो कितनी, 2। तो इस केस में ऑर्डर 1 है और मोलिकुलरिटी 1 से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ऐसे कोई भी एसिड हैलाइड ले लो, एसिड हैलाइड का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एक कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और एक बन जाएगी HCl, तो वो भी क्या कहलाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए
एक प्रॉब्लम समझे, ये कह रहा है फॉर ए रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है स्यूडो फर्स्ट, राइट द वन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसका एक एग्जाम्पल, तो आप ध्यान रखें हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन होती है जनरली वो क्या हो जाती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर वाटर उसमें क्या हो जाए एक्सेस में, तो 12th वाले जरा ध्यान रखें इसको। ये कह रहा है फॉर ए रिएक्शन A प्लस 2B, इससे क्या बना C, रेट, इस रिएक्शन का रेट लो दे रखा है, रेट इज इक्वल टू है K A की पावर 1 और B की पावर 2, मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, और ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा रिएक्शन का 3। इफ K1 is the rate constant when A is in the axis, where K2 is the rate constant when B is the axis, find the unit of K1 upon K2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ही सिंपल सा, इसने कहा एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट लो ये दे रखा है, और ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, कब, जब क्या है A क्या है एक्सिस में है, अगर A एक्सिस में है तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है K1, और जब B एक्सिस में है तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है K2। तो ये कह रहा है ये जो K1 और K2 है इनकी यूनिट का रेशो बताओ। सुनिए, रेट क्या है, रेट यही तो देखा, रेट इज इक्वल टू देखा K A की पावर 1 और B की पावर 2, अगर A एक्सिस में हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंट क्या हो जाएगी कांस्टेंट, तो K और A मिलकर एक नया कांस्टेंट बनेगा जिसे बोल रहे हैं K1, ठीक है। चलिए, जब A एक्सिस में है तब उस समय रेट कांस्टेंट कितना बता रहा है K1, तो K इंटू A की कंसिस्टेंट ये मिलकर क्या हो जाएगा K1, तो यहां से रेट इक्वल हो गया K1 B की पावर कितनी 2। चलिए, तो ये हो गया जी। अब अगर हम बात करें किसकी, बात कब किसकी करते हैं, जब वो कह रहा है कि B का कंसेंट, B किस में एक्सिस में, अगर V एक्सिस में हो जाएगा तो V कांस्टेंट, V स्क्वायर कांस्टेंट और ये K कांस्टेंट, V K और B स्क्वायर का कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K2। जब B एक्सिस में था तो इस समय रेट कांस्टेंट कितना बोल रहा था K2, तो K और A मिलकर तो हो गया K1 और K और B स्क्वायर मिलकर क्या हो गया K2। ये दो इक्वेशन आ गई, ये भी रेट है ये भी रेट है। अब रेट की यूनिट तो फिक्स ही रहेगी, तो अगर बात करें रेट की यूनिट क्या होगी, हमेशा सेम, रेट की यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो इस रेट की भी यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये दोनों रेट ही तो हैं और ये रेट है, तो इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, तो K1 B का स्क्वायर की यूनिट इक्वल होनी चाहिए K2 A की यूनिट, ठीक है, दोनों की यूनिट को इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये भी रेट है और ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस बात खत्म हो गई, हमें क्या निकालना है, तो K और B क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है, चाहे B की कंसिडरेशन हो, चाहे A की कंसिडरेशन हो, चाहे C की कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन की यूनिट तो मोल लीटर इनवर्स होगी, और यहाँ पावर 2 है तो क्या आ जाएगा 2 K2। A की A क्या है, ये है कंसिडरेशन ऑफ A, तो A की कंसिडरेशन यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, तो ये भी मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 है, वहां मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 है, तो एक मोल लीटर इनवर्स एक मोल लीटर इनवर्स से कट जाएगा, तो ये पावर हट जाएगी, तो क्या बचा, ये मोल लीटर इनवर्स बच जाएगा और वहां कुछ नहीं बचेगा। हमसे क्या पूछ रहा है K1 अपॉन K2, तो K2 को नीचे ले आइए, K1 अपॉन K2 और ये इधर पहुंच जाएगा, और इधर पहुंच जाएगा तो यहाँ पावर कैसी है, यहाँ प्लस की, और उधर जाएगा तो कैसी हो जाएगी माइनस की, तो यूनिट K1 अपॉन K2 की यूनिट कितनी आ गई मोल लीटर इनवर्स की पावर -1, और माइनस को अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मोल की पावर -1 और लीटर की पावर क्या हो जाएगी +1। क्लियर होगी बात, तो समझे हैं, जब A एक्सिस में हो गया तब वो K1 हो गया था, जब B एक्सिस में हो गया तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया था K2 हो गया था, ये भी रेट है ये भी रेट है, ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों टर्म्स की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम, तो दोनों की टर्म को यूनिट इक्वल रख दिया और इक्वल रख दिया, तो बस यहां से क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस, एक बच्चे ने पूछ लिया था, ये बताया था तो इसलिए आपको भी बता देता हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस एट मेटल सरफेस एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे किसी भी गैस का मेटल सरफेस पर जो एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन के, ठीक, ऑफ ए गैस, हैंस ऑर्डर इज कितना होगा जी 1। ये कह रहा है किसी भी गैस का किसी भी मेटल की सरफेस पे जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, और सरफेस एरिया डायरेक्टली होगा मतलब प्रेशर के या कंसंट्रेशन के, जितने ज़्यादा प्रेशर या जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा क्या होगा वो एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैस का एब्जॉर्प्शन है किसी भी मेटल सरफेस पे वो डायरेक्टली वो क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मगर बट एट द हाई प्रेशर, बट एट हाई प्रेशर कंप्लीट्स, ये कह रहा है कंप्लीट सरफेस इज द कवर्ड बाय द गैस, जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो इस तरीके से कह सकते हैं सरफेस क्या हो जाएगा कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा, किससे, एब्जॉर्प्शन से।
तो क्या कह रहा है बाय द गैस, या कह सकते हैं गैस के एब्जॉर्प्शन से, एंड ऑर्डर उस समय क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि फर्दर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, फर्दर एब्जॉर्प्शन या कह सकते हैं प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस का मेटल सरफेस पे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो अगर जब प्रेशर लो था तो उस केस में तो ऑर्डर क्या था 1, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा था। मगर एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक प्रेशर ऐसा आएगा कि हाई प्रेशर आने के बाद उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रेशर कितना भी बढ़ाता जाइए एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो प्रेशर के साथ प्रेशर के इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन चेंज नहीं होगा, तो उस केस में फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा जीरो। तो कह सकते हैं लो प्रेशर पे तो लो प्रेशर पे गैस का एब्जॉर्प्शन मेटल सरफेस पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और हाई प्रेशर पे कैसा हो जाएगा, वो जीरो ऑर्डर का। तो कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के चेंज होने से ऑर्डर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो कह सकते हैं वेरी कर सकते हैं। मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की क्या रहती है, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे और जो गैस का एब्जॉर्प्शन है मेटल सरफेस पे, वो प्रेशर के चेंज होने से क्या हो रहा है, चेंज। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर है और हाई प्रेशर पे कैसा हो गया, हाई प्रेशर पे कैसा हो गया, जीरो ऑर्डर। ये जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। चलिए देखिए डिफरेंशियल रेट लो, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इसमें, डिफरेंशियल रेट लो। अभी तो हम डिफरेंशियल रेट लो क्या है जरा समझिए। ये कह रहा है इट एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, बट बाय द इंटीग्रेटिंग इट वी कैन डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ये कह रहा है कि डिफरेंशियल रेट लो में क्या है, ये कह रहा है इट एक्सप्लेन, ये हमें रेट लो क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो इट एक्सप्लेन दैट डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट बाय द इंटीग्रेटिंग इन, ये कह रहा है इंटीग्रेटिंग इट्स वी कैन डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो टी समय हम क्या करेंगे, अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके हमें ये पता चलता है कि टी समय बाद कंसेंट्रेशन कितनी रही है। चलिए देखें जैसे कैसे, जैसे हम बात करें जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर के बारे में अब थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इस फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से कि आज जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जीरो ऑर्डर की हम अगर बात करें तो इन दिस रिएक्शन, in this type of reaction rate of reaction is independent from the concentration of reactant। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। क्यों, क्योंकि रेट इज इक्वल टू होगा के इंटू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर एन, और एन इस जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, जीरो। और जब आर की पावर जीरो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, जैसे अगर हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ देखें रेट, तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट होगा के इंटू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर क्या होगी, जीरो। और जब पावर जीरो होगी तो किसी की भी पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाता है, वन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के, और के हो गया तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब तक के कांस्टेंट तब तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और के कांस्टेंट किस पे होता है, के केवल के किस पे डिपेंड करता है, के सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और किस पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे, या कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या कह सकते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के साथ मतलब कैटलिस्ट। ठीक है, तो जो के की वैल्यू है वो सिर्फ वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। जब तक टेम्परेचर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू भी फिक्स है, और के की वैल्यू फिक्स है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होता है, फिक्स। जनरली क्या होगा किसी भी रिएक्शन में, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर को छोड़ के, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट क्या होता जाएगा, रिएक्शन का कम होता जाएगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा जीरो ऑर्डर को छोड़ के। तो जैसे जैसे टाइम के साथ में रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट डिसअपियर होता जाएगा, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होगी तो रेट भी क्या होता जाएगा, कम। तो कोई भी रिएक्शन हो तो उसका रेट क्या होता है, टाइम के साथ में रिड्यूस होता है। मगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी है जिसका रेट टाइम के साथ में रिड्यूस नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो समझ में आ गई बात। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो टाइम के साथ में रिड्यूस नहीं होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर, ये कह रहा है अनकॉमन रिएक्शन, अनकॉमन रिएक्शन है, बट दे अकर्स अंडर द स्पेशल कंडीशन। ये कह रहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो एक अनकॉमन रिएक्शन है, मगर ये कब अकर्स होती है, एक क्या कह रहा है, एक अंडर द स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन पे ये क्या होती है, प्रेजेंस होती है, यानी कि प्रोसीड होती है। जैसे जी मतलब कुछ स्पेशल जगह पे ये पाई जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हर जगह जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, कॉमनली रिएक्शन नहीं है, अनकॉमन रिएक्शन है। कुछ स्पेशल केस है जहां पे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई जाती है।
चलिए, डिफरेंट औरों से क्यों हो गई है? डिफरेंट इसलिए हो गई क्योंकि इसका जो रेट है वो टाइम के साथ में रिड्यूस नहीं होता, और ये अनकॉमन हो गई क्योंकि ये हर जगह नहीं पाई जाती, कुछ अंडर स्पेशल कंडीशन है जहां ये पाई जाती है। कौन कौन सी कंडीशन है? देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वहां ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई जाती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, जिन्हें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए। ठीक है, ये कह सकते हैं फोटोन चाहिए लाइट के रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। दूसरा, जैसे एंजाइम कैटलाइज, एंजाइम कैटलाइज आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम्स का कैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम्स तो जानते हो। एंजाइम का कैटलाइज जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो कैटलिस्ट डाले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। दूसरा, रिएक्शन अकर्स एट द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे जो रिएक्शन होती है मतलब एडजॉर्प्शन, जैसे हमने किसी मार्कर से चौक पे लिख दिया, या जैसे मान लीजिए पेपर, आप घूमने जा रहे हैं, सुबह सुबह सर्दियों का टाइम है तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, स्किन गीली हो जाती है, अरे बात सुनने, तो ये क्या है? एडजॉर्प्शन है। तो रिएक्शन अकर्स एट द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे जो रिएक्शन होती है, और मेटल सरफेस पे रिएक्शन अभी आपने देखा था, गैस का जो एडजॉर्प्शन था मेटल सरफेस पे वो हाई प्रेशर पे कैसा हो गया था? जीरो ऑर्डर का हो गया था। दूसरा, बाय द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस एट द हाई प्रेशर, देखो वही बात हो गई। तो इसका एग्जांपल हो गया ये कि हाई प्रेशर गैस का जो एडजॉर्प्शन है मेटल सरफेस पे, हाई प्रेशर पे कैसा हो जाता था? जीरो ऑर्डर। तो ये कुछ स्पेशल केस हैं। और देखिए, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, एसीटोन और ब्रोमीन के बीच में भी जो रिएक्शन है वो कैसी होती है? जीरो ऑर्डर। कितने कुछ एग्जाम्पल हैं, थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखिए। एक बार और पढ़ देता हूँ। फोटोइलेक्ट्रिक, फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है जिनमें सनलाइट की प्रेजेंस होगी। दूसरा, एंजाइम्स कैटलाइज जो रिएक्शन है। दूसरा, रिएक्शन अकर्स इन द मेटल सरफेस, या कह सकते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस एट हाई प्रेशर। और तीसरा, नेक्स्ट हो गया जी, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन और ब्रोमीन। जैसे ये देखिए H2 और Cl2, H2 और Cl2 की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, और क्या बन जाता है? HCl। अगर ये सनलाइट फोटोन प्रेजेंट है तो ही रिएक्शन प्रोसीड होती है, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। और इस रिएक्शन में जो ऑर्डर है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो आता है, और Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आता है? जीरो। जब एक्सपेरिमेंटली इसे डिटरमाइन करते हैं तो इनका ऑर्डर निकल के कितना आता है? जीरो। तो ये क्या हो गई? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे ये अमोनिया गैस है, प्लेटिनम सरफेस पे क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ से कह सकते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये भी क्या होती है? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये जैसे HI है, वो गोल्ड की प्रेजेंस में, गोल्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है H2I2 में। तो ये रिएक्शन भी क्या होती है? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखें। ठीक है, बाई चांस वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता नहीं है, मगर फिर भी जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि एक जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो, तो एक आधा एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी क्या है, मान लीजिए इस टाइप के 4 ऑप्शन दे दे, ये यही 3 ऑप्शन में लिख दे और पूछ ले बताइए इनमें से कौन सी जीरो ऑर्डर नहीं है या कौन सी जीरो ऑर्डर है, तो आंसर लिख देंगे ऑल ऑफ दिस, अगर ये 3 ऑप्शन है तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए टाइप के, किस टाइप की रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर होती है। क्योंकि ऐसे तो कुछ कुछ जो कॉमन रिएक्शन है वही पूछेगा, क्योंकि ऐसे एकदम से कोई भी रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल उठा के नहीं पूछ सकता, क्योंकि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, तो रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता, मगर फिर भी आपको थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल ही ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो वो तो बात अभी आई गई थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है, और किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट के। और इसे क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो रेट इजिकल टू आ रहा था वो किसका आ रहा था? के। देखिए, अब हम इसका डिफरेंशियल देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर के रेट लो का डिफरेंशियल देख लें जरा, कैसे होगा इसका डिफरेंशियल। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है, ए से क्या बना है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को आप आर से भी लिख सकते हो या ए से भी लिख सकते हो। अगर ए लिखा तो समझ जाइए रिएक्टेंट है, या आर लिखा तो समझ जाइए रिएक्टेंट है। तो ए से भी कुछ बच्चे ए से पसंद करते हैं, कुछ आर से पसंद करते हैं, तो जिससे भी आपको अच्छा लगे। आपको आर अच्छा लग रहा है तो आर लिख सकते हैं। इनिशियली मान लीजिए रिएक्टेंट का अमाउंट कंसिडरेशन कितनी थी? ए, और प्रोडक्ट क्या था? जीरो। टी समय बाद इसमें से कितना सब्सटेंस घट गया? एक्स। तो इसका भी कितना बन गया? एक्स। अगर स्टोइचियोमेट्री सबके 1-1 है तो 1 के लिए एक्स घटा, तो 1 के लिए कितना बन जाएगा? एक्स। चलिए, जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वल होगा, रेट इक्वल होगा के इंटू रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। मगर ऑर्डर क्या है? जीरो, तो रिएक्टेंट की जो कंसिडरेशन उसकी पावर क्या आ जाएगी? जीरो। और किसी की पावर जीरो हो जाए तो हो जाएगा 1, तो रेट इक्वल हो जाएगा के। तो यहाँ से रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूँ यानी कि ए के टर्म्स में, तो होगा माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है, डिसेप्टर हो रहा होगा, तो माइनस डी अपॉन डी टी। ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ ए। और यही रिएक्शन का रेट होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1। 1 स्टोइचियोमेट्रिकली जो रेट होता है वही क्या होगा? रिएक्शन का रेट होगा। तो इसे क्या पढ़ सकते हैं? रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ ए, या कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। वो इजिकल टू क्या हो गया? के। अब टी को इधर ले जाइए, तो टी को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस
डी ए इजिकल टू के टी। अब इसे क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो था तो उस समय रिएक्टेंट की कंसिडरेशन कितनी थी, ए नॉट। ए नॉट मतलब इनिशियल अमाउंट। ये क्या हो गई, इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, और जब टाइम टी हो जाए तो टी समय बाद पे इसकी रिमेनिंग कंसिडरेशन, ये क्या हो गई, ए टी। ए मतलब कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में। तो जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसिडरेशन कितनी थी, ए नॉट, और टी समय पर रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, ए टी। तो ए टी ध्यान रखिए, फाइनल ये कह रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट। चलिए, तो अब हम डीए का अगर हम कॉन्फिग इंटीग्रेशन करें तो डीए का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, ए टी, और लोअर लिमिट क्या है, ए नॉट, और साथ में ये माइनस था। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो उल्टा कर देते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो ए नॉट माइनस ए टी हो जाता, फिर ये माइनस हट जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब हटा लेंगे, ठीक है। इस माइनस को आप इधर ले जा सकते हैं, तो क्या हो गया, ए टी माइनस ए नॉट इजिकल टू हो गया माइनस के टी। या इसको आप ए नॉट को इधर ले जा सकते हैं, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है अगर वो निकालना पड़ जाए हमें कि टी समय बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, इनिशियल माइनस के टी। ये इक्वेशन हो गई किसकी, जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या हो गई, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, या ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। मतलब रिमेनिंग कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट वो इज इक्वल टू होगी इनिशियल माइनस के टी। तो रिमेनिंग कितनी हो गई, इनिशियल में से कितना माइनस कर दो, के टी। क्लियर होगी बात। चलिए, अगर हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करवाएं आपसे, वो कहे ग्राफ ड्रॉ करिए रिमेनिंग कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में। तो देखिए, ये जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है वो तो क्या होगी, y। तो वो तो कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट साइड, तो ये तो हो गई y। और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है वो कौन हो गई, x। तो ये हो गई y, ये हो गई x। और स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx। तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है वो तो हो गई y, और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है t वो क्या हो गई x। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो c तो किसके इक्वल हो गया, ए नॉट के। तो इंटरसेप्ट c तो किसके इक्वल हो गया, ए नॉट के। तो इंटरसेप्ट तो कैसा आ रहा, प्लस का। तो अगर इंटरसेप्ट देखिए जीरो आता तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता, इंटरसेप्ट माइनस का आता तो ग्राफ का यहाँ से शुरू होता, और इंटरसेप्ट प्लस का आ रहा है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। तो ये जो वैल्यू है कौन सी, ये इतनी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी कहलाएगी, ए नॉट। चलिए, और ये स्लोप x तो क्या हो गया t, तो m क्या बचा, जो स्लो m क्या होता है, स्लोप। और स्लोप यहाँ किसके इक्वल होगा, जब कंपेयर करेंगे प्लस साइन के साथ, तो m इजिकल टू हो गया माइनस के। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, स्लोप इजिकल टू आ गया माइनस के। तो स्लोप माइनस का आ रहा है तो ग्राफ नीचे आएगा, स्लोप प्लस का आता तो ग्राफ ऊपर जाता, स्लोप जीरो आता तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल जाता। तो स्लोप माइनस का है तो नीचे आएगा, और कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इजिकल टू आ रहा है माइनस के, तो माइनस का है तो नीचे आ रहा है, और कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है, के। और के क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर वो कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करिए किसमें, चलिए अब हम देखें इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। और अगर मैं यहां से क्या करूं, यहीं से देखिए आप, ये इक्वेशन आई थी, अगर मैं इसको माइनस साइन को हटा दूं, तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी। और तो के टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के टी इक्वल हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी। अगर इस माइनस साइन को हटाऊंगा तो मतलब इनिशियल माइनस रिमेनिंग इजिकल टू हो जाएगा के टी। और वहां से अगर मैं के निकालूंगा तो टी अपॉन में कर देंगे, देखिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से के टी इजिकल टू हो जाएगा इनिशियल माइनस रिमेनिंग कंसिडरेशन। अगर के निकालना तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टी। तो ये आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। तो इक्वेशन को जैसे आप चाहो वैसे, या तो याद रख लो ए टी इजिकल टू था ए नॉट माइनस के टी, या याद रख लो के टी इजिकल टू है ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है, ये इनिशियल अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट है, ये टाइम, और ये के। चलिए, अगर हम बात करें ये होता क्या है, इनिशियल माइनस रिमेनिंग अगर मैं सोल्व करूं तो ये प्रोडक्ट की कंसिडरेशन है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन। तो इसे लिख सकते हैं पी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन कैसे है, देखिए इनिशियल अमाउंट कितना था ए रिएक्टेंट का, और रिमेनिंग कितना रह गया था टी समय बाद, ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स घट चुका था। जब इसे सोल्व करिए तो देखिए माइनस ए प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, प्लस का एक्स। और एक्स क्या है, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन ही तो है टी समय में जो बनी। तो k इजिकल टू हो गया x अपॉन टी। तो क्या होगा, तो k इजिकल टू होगा, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ये तो है इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है रिमेनिंग कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल में से रिमेनिंग माइनस कर दूंगा तो ये वो कौन सा पार्ट हो गया, ये वो पार्ट हो गया रिएक्टेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की वो कंसिडरेशन जो रिएक्ट हो गई है, और वही क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन। तो इसे क्या बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन बोल सकता हूँ। तो k इजिकल टू हो गया x अपॉन टी, जहाँ x क्या है, फॉर्म्ड कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं क्या ये करें तो यहाँ से x इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, के टी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, x इजिकल टू क्या है, के टी।
ये कह सकते हैं के टी इज इक्वल टू होगा ए नॉट माइनस ए टी, और ए नॉट माइनस ए टी को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन यानी कि एक्स। तो अगर वो ग्राफ खींचे प्रोडक्ट की कंसिडरेशन, ये तो रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन थी, ये रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसिडरेशन थी, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कंसिडर, तो प्रोडक्ट की कंसिडरेशन और टाइम में अगर ग्राफ खींचें तो देखिए कि x इजिकल टू क्या है के टी, तो ये क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी वो तो हो गई y, और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी वो हो गई mx। तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, और c यहाँ पे क्या है जीरो, तो c तो क्या है जीरो, तो इंटरसेप्ट तो हो गया जीरो, इंटरसेप्ट जीरो हो गया तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। और स्लोप अगर मैं कंपेयर करूँ y इजिकल टू एम एक्स, एम ये होगा एम एक्स, तो एम एक्स में m किसके इक्वल होगा के, तो m की जो वैल्यू है, कांस्टेंट की जो वैल्यू है, स्लोप की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, प्लस के, तो प्लस की आ रही तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर, और कांस्टेंट आ रहा देखिए y इजिकल टू एम एक्स रख दिया, y x इजिकल टू था के टी और y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, और c तो यहाँ जीरो है, तो इंटरसेप्ट जीरो है तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, और स्लोप m किसके इक्वल आ रहा है, के, तो m की वैल्यू कैसी है, प्लस की है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर, और कांस्टेंट है तो कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो स्लोप है यानी कि tan थीटा वो किसके इक्वल होगा, के, और वहाँ पे जो स्लोप था वो किसके इक्वल था, माइनस के। चलिए, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम होता है जिस टाइम में कोई भी सब्सटेंस 50% क्या हो चुका होता है, रिएक्ट, जो 50% क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो ऐसा टाइम जिस टाइम में कोई भी सब्सटेंस 50% परसेंट, आधा नहीं, 50% क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए, तो इट इज, तो हाफ लाइफ क्या है, इट इज द टाइम विच, ये कह रहा है इट इज द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, तो वो टाइम जिस टाइम में कोई भी रिएक्टेंट क्या हो जाए, हाफ क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, 50% क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो इट इज द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। और इसे कैसे लिखते हैं, अगर इसे लिखने का तरीका है तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं टी हाफ, ऐसे टी हाफ लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, टी 50%, दो तरीके हैं इसके लिखने के। तो देखिए, तो हाफ लाइफ की अगर हम बात कर रहे थे तो जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या थी, के टी इज इक्वल टू था ए नॉट, ए टी इज इक्वल टू था ए नॉट माइनस के टी, मतलब रिमेनिंग कंसिडरेशन थी इनिशियल कंसिडरेशन में माइनस के टी, तो इनिशियल अमाउंट में से माइनस के टी कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग। अब बात करें हाफ लाइफ की, जब टी क्या होगा, हाफ लाइफ, टी हाफ, तो टी हाफ लाइफ होगा तो उस समय जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होगा, इनिशियल का हाफ हो गया होगा, क्योंकि टी हाफ कब आएगी, जब कोई भी सब्सटेंस 50% या हाफ परसेंट क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है हाफ लाइफ पे वो कितना रह गया होगा, इनिशियल का हाफ। चलिए, तो टी ए टी जगह रख देंगे इनिशियल हाफ, और टी की जगह रख देंगे हाफ लाइफ। अब बस इसको क्या करिए, इसको आप इधर ले आइए और इसको इधर, तो देखिए के टी हाफ इज इक्वल टू हो गया इनिशियल माइनस रिमेनिंग, और रिमेनिंग कितना है, इनिशियल का हाफ, क्योंकि टी हाफ पे, तो बस यहाँ से अमाउंट कितना बचेगा, रिमेनिंग हाफ कितना रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाएगा, ए नॉट बाई इनिशियल का हाफ। तो यहाँ से अगर मैं हाफ लाइफ निकालूँ तो अपॉन में क्या आ जाएगा, के, तो जो हाफ लाइफ आ गई जीरो ऑर्डर की वो क्या आ गई, ए नॉट अपॉन 2 के, जहाँ ए नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट। तो ध्यान दीजिए हाफ लाइफ, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो रेट तो इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था रिएक्टेंट की, मगर जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल अमाउंट के। तो अगर इनिशियल अमाउंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी, और इनिशियल अमाउंट घटेगा तो हाफ लाइफ भी क्या है, घट जाएगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, मगर जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जो हाफ लाइफ है किसकी, जीरो ऑर्डर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो जैसे जैसे, तो रेट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेट तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट तो टाइम के साथ में रिड्यूस नहीं होता, मगर हाफ लाइफ उसकी क्या होती जाएगी, रिड्यूस। पहली हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, दूसरी हाफ लाइफ उससे भी हाफ हो जाएगी, और तीसरी हाफ लाइफ उसकी भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल अमाउंट हाफ होता चला जाएगा तो नेक्स्ट हाफ लाइफ क्या होती जाएगी, हाफ होती चली जाएगी। तो देखिए, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें हाफ लाइफ में और इनिशियल अमाउंट में, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हाफ लाइफ में ग्राफ ड्रॉ करें किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो हाफ लाइफ क्या थी, ए नॉट अपॉन 2 के। तो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
यहाँ पे जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है वो तो हो गया y, और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है वो कौन हो गया x, और प्लस क्या होता है c, और c यहाँ पे प्लस क्या है 0। तो इंटरसेप्ट तो क्या हुआ 0, इंटरसेप्ट 0 हुआ तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और स्लोप m की वैल्यू अगर कंपेयर करूँ तो m इजिकल टू कितना आ रहा है अपॉन 1/2k। तो स्लोप की वैल्यू प्लस की आ रही तो ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर, और k की वैल्यू कांस्टेंट है तो 1/2k भी क्या रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और इसका जो स्लोप है tan थीटा वो कितना होगा 1/2k। चलिए जैसे एग्जांपल समझे, हमारे पास कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका इनिशियल अमाउंट कितना था 10 मोलर, और ये पहली हाफ लाइफ होगी तो एक हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसका अमाउंट कितना रह जाएगा 5 मोलर, क्योंकि 10 मोलर से हाफ क्या हो जाएगा रिड्यूस, तो कितना रह जाएगा 5 मोलर, और नेक्स्ट हाफ लगूँ तो इसका भी 5 का भी हाफ हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2.5, उसका भी नेक्स्ट लूंगा तो वो कितना हो जाएगा 1.25, तो कितना हो जाएगा 1.25 मोलर। तो जैसे जैसे हाफ लाइफ होती जाएगी वैसे वैसे अब इनिशियल अमाउंट क्या होता जाएगा हाफ। तो पहली हाफ लाइफ में जो कंसिडरेशन है वो अगर इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हुई 10 मोलर से, तो एक पहली हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया होगा 5, इसका हाफ हो गया होगा। अब अगली हाफ लाइफ में इस 5 का भी हाफ हो जाएगा तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, और नेक्स्ट हाफ लाइफ में इसका भी हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1.25 इस टाइप से। तो अगर मान लीजिए पहली हाफ लाइफ अगर हम इसमें पहली हाफ लाइफ 20 मिनट की है तो दूसरी हाफ लाइफ 10 मिनट की होगी। क्यों? क्योंकि इस पहली हाफ लाइफ के लिए इनिशियल अमाउंट कितना था 10, और इस दूसरी हाफ लाइफ के लिए इनिशियल अमाउंट कितना है 5। जब इनिशियल अमाउंट ही हाफ हो गया तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी हाफ। तो अगर पहली हाफ लाइफ 10 मिनट की थी तो दूसरी हाफ लाइफ 10 मिनट की होगी, उससे अगली हाफ लाइफ इसकी भी आधी यानी कि 5 मिनट की होगी, उससे अगली हाफ लाइफ की बात करूंगा तो इससे भी आधी हो जाएगी कितनी 2.5 मिनट की। तो जैसे जैसे नेक्स्ट हाफ लाइफ पहली हाफ लाइफ की क्या होती चली जाएगी हाफ होती चली जाएगी। तो इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट तो कांस्टेंट रहेगा, मगर हाफ लाइफ क्या होती जाएगी हर बार क्या होती चली जाएगी हाफ होती जाएगी प्रीवियस वन से। क्लियर? चलिए अगर बात करें जैसे पहली हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट 50% क्या हो चुका है रिएक्ट हो चुका है, मतलब जो प्रोडक्ट 50% क्या हो गया रिएक्ट। अगर दूसरी हाफ लाइफ और ले लूँ तो 50 का भी हाफ कितना हो जाएगा 25, तो 50% तो यहाँ पे मिल गया हमें, और 50 का भी 50 यहाँ मिल जाएगा कितना 25। तो टोटल दो हाफ लाइफ में कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है 75। एक और ले लो तो यहाँ पे क्या होगा 25 का भी हाफ कितना 12.5, तो तीन हाफ लाइफ में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है 87.5। क्लियर? तो 25% का मतलब अगर रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ आई है। अगर कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ आई है उसमें दो हाफ लाइफ आ गई। अगर कोई रिएक्शन 87.5 आ गई तो उसका मतलब तीन हाफ लाइफ हो गई। अगर 12.5 का भी हाफ कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा कुल मिला के टोटल आ जाएगा 93.75। तो अगर 93.75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है उसमें फिर 4 हाफ लाइफ आ गई होंगी। चलिए या परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शनल लो, जैसे अगर मान लीजिए 1 है तो 1 से हाफ होने में कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया होगा हाफ। एक इस हाफ का आधा और यानी कि 1/4 तो 3/4, तो 3/4 में कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी 1/2 में एक हाफ लाइफ, 3/4 में कितनी हाफ लाइफ 2, और ऐसे ही अगर आगे करेंगे हम तो क्या हो जाएगा इस टाइप से हाफ लाइफ बढ़ती जाएंगे अभी बताएंगे। चलिए तो अगर हम बात करें टी फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2 का मतलब हाफ लाइफ या 3/4 का मतलब है 75%। चलिए तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास टी कितना दिया है 3/4, या 3/4 का मतलब है 75% रिएक्शन क्या हो चुकी है कंप्लीट, और 75% का मतलब कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी 2, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया होगा। तो दो हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा A0/4। कैसे? अगर हम बात करें देखिए पहली हाफ लाइफ अगर हम बात करें पहली हाफ लाइफ में कितना हो गया होगा A0/2, और एक और हाफ लाइफ ले लें तो A0/2 का भी बाई 2 तो कितना हो जाएगा A0/4। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा 1/4, और 3/4 क्या हो चुका होगा रिएक्ट। ठीक है? तो अगर हम बात यहाँ पे लगाएं देखिए तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया इनिशियल माइनस KT। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना रह चुका होगा 75% टाइम बाद, या कह सकते हैं 3/4 फ्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो वो कितना रिमेनिंग कितना रह गया होगा A0/4, और इनिशियल तो A0 था ही, और माइनस KT कितना हो चुका होगा 3/4। जब टाइम 3/4 हो चुका तो उससे में रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा होगा 1/4, क्योंकि T 3/4 का मतलब है 75% कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन है कि दो हाफ लाइफ आ चुकी।
तो इसमें अगर हम इसे सोल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो के टी 3/4 वो इक्वल टू होगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3 a0/4। तो अगर यहाँ से हम क्या निकालें, टी 3/4 निकालें, तो वो क्या हो गया 3/4 a0/2 की। अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर से, इसमें कितनी हाफ लाइफ आ चुकी हैं, 2, इसमें 2 हाफ लाइफ आ चुकी हैं। और इसमें अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको अगर मैं देखूं, कुल ऐसे लिख सकता हूं इसको, नहीं 3/2 और इन 2 क्या हो जाए a0/2k, इसका एक 2 यहां ले लिया, तो ये क्या थी पहली हाफ लाइफ, और ये क्या हो गई 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ क्या हो गई, फर्स्ट हाफ लाइफ की कितनी हो रही है 1.5, तो 1.5 आ गई है कितना T75% के, वो T50% के। हाफ लाइफ मतलब ये क्या है, पहली हाफ लाइफ मतलब 50%। तो 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा 3/2 टाइम्स होगा किसके, फर्स्ट हाफ लाइफ के, या कह सकते हैं 1.5 टाइम्स होगा T50% के। तो अगर हम बात करें T75%, तो T75% वो इक्वल टू होगा 3/2 T50% किस केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, या कह सकते हैं T3/4 वो इक्वल होगा 3/2 T1/2, यानी कि हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ। क्लियर। तो देखिए, तो इसमें कितनी हाफ लाइफ है, एक, और इसमें कितनी हाफ लाइफ है, 2। तो 2 हाफ लाइफ जो होंगी पहली एक हाफ लाइफ के ट्वाइस नहीं होती, वो 3/2 होती है, इसलिए क्या होंगी हर एक हाफ लाइफ क्या होगी डिफरेंट। बात करें टाइम ऑफ कंप्लीटिशन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम बाद कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट कब होगी, कंप्लीट का मतलब 100%। तो 100% में रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू था ए नॉट माइनस के टी। अब ए नॉट तो क्या हो जाएगा, ए टी क्या हो जाएगा जीरो। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाए जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू होगा ए नॉट माइनस के टी, तो यहाँ से के टी इज इक्वल टू हो गया ए नॉट, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट अपॉन के। और ये क्या हो गई, इतने टाइम में रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन है ए नॉट अपॉन के, वो क्या है, अगर मैं पहली हाफ लाइफ की बात करूं तो पहली हाफ लाइफ कितनी थी, पहली हाफ लाइफ थी a0/2k, और ये a0/2 के टाइम में तो क्या हो रही पहली हाफ लाइफ, और a0/k में क्या आ रहा है, कंप्लीट हो रही रिएक्शन। तो इसका मतलब जो पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो पहली हाफ लाइफ के जस्ट डबल। अगर किसी भी रिएक्शन की पहली हाफ लाइफ 20 मिनट की है, तो टोटल तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी पूरी रिएक्शन, 40 मिनट्स में क्या हो जाएगी कंप्लीट। जैसे अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहली हाफ लाइफ अगर 10 मिनट की है, तो उससे अगली कितनी होगी 5 मिनट की, उससे अगली होगी 2.5 मिनट की, उससे अगली होगी 1.25 मिनट की, इस टाइप से कम होती जाएगी। अगर कोई पूछ ले कि पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो जो पहली हाफ लाइफ है उसका जस्ट डबल। तो पहली हाफ लाइफ अगर 10 मिनट की है, तो टोटल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने टाइम लगेंगे, 20 मिनट। आगे बात समझ में, क्यों, देखिए रिलेशन आप देख लीजिए। अगर हमारे पास देखूं तो टी हाफ, ये कौन सी हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ, वो कितनी थी a0/2k। और अगर मैं बात करूं किसकी, टी 100% मतलब कंप्लीट, तो वो कितना आ रहा है a0/k। तो इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो देखिए इतने पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, टी कंप्लीट। तो टी कंप्लीट कितना हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा, किसके, इस 2 को इधर ले जाऊंगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो 100% कंप्लीट होने में जो टाइम होगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है a0/k, और ये वैल्यू कितनी है, ये 2 टाइम्स है किसके, फर्स्ट हाफ लाइफ के, पहली हाफ लाइफ के जस्ट डबल है। नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए जो टी वाई है वो कितना हो जाता है 2y इंटू टी हाफ के। तो जो टी वाई है वो टाइम हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, y, 2y इंटू टी हाफ। ठीक है, जहां y की वैल्यू क्या है 1 से कम। बताएंगे इसे कहाँ अप्लाई होगा ये। चलिए बात करें यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के। स्पेसिफिक, देखिए उनने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के, तो के की यूनिट क्या होगी, तो के की यूनिट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। डिफरेंट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर वो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट पूछ रहा है, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, जिस भी ऑर्डर की यूनिट लिखवा रहा हो, तो जिस ऑर्डर की यूनिट लिखवा रहा है उस ऑर्डर में से -1 करिए। तो जीरो ऑर्डर है तो जीरो में से -1 करेंगे तो इजिकल टू कितना आएगा, -1, और जो भी कैलकुलेट होकर आएगा वो पावर लीटर की चढ़ा दो। तो ये कैलकुलेट करके कितना आया था, जीरो में से माइनस करके कितना आ रहा था, -1, तो जो माइनस बना रहा है वही लीटर की पावर चढ़ाइए। तो लीटर की पावर -1, तो मोल की पावर क्या हो जाएगी, +1। जो पावर
लीटर की होगी वही मोल की होगी, मगर रिवर्स साइन में। अगर लीटर की पावर 1 है तो मोल की पावर भी 1 होगी, अगर लीटर की पावर -1 है तो मोल की पावर +1 होगी, और इनटू सेकंड इनवर्स तो हर एक में आता ही है। नेक्स्ट ये कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस फ्रॉम 0.1 मोलर से लेके 0.02 मोलर इन 20 मिनट्स इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ बताइए क्या है। क्वेश्चन समझे, देखिए ये कह रहा है टी हाफ बताइए। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 से घट के कितनी हो गई, रिड्यूस टू मतलब रिमेनिंग बची हुई, तो रिड्यूस टू 0.1 टू 0.01 मोलर इन 20 मिनट्स। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 से रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 0.08 मोलर हो गई 20 मिनट में इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कैलकुलेट हाफ लाइफ, तो इसकी हाफ लाइफ बतानी, तो हाफ लाइफ कैसे हो जाएगी, अगर हम बोर्ड एग्जाम के मेथड से जाएं, अगर हमें 12th एग्जाम में क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, देखिए हमें हाफ लाइफ कैसे निकलेगी, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ होगी A0/2 A0 तो हमें पता है इनिशियल कंसिडरेशन ये रही, ठीक, और के हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लगाइए, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होगी, रिमेनिंग कंसिडरेशन इक्वल होती है इनिशियल माइनस के टी। अब रिमेनिंग कितनी हो गई 0.08, इनिशियल कितनी थी 0.1, ठीक है, और के हमें निकालना, टाइम कितना 20 मिनट। तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करके क्या आ जाएगा के, तो यहाँ से के कितना आ गया 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो यूनिट हो गई। अब के की वैल्यू आ गई तो हाफ लाइफ निकाल लेंगे जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, A0/2 A0 मुझे पता है 0.1 इनिशियल कंसिडरेशन, और के हम निकाल चुके 10⁻³ तो 2 इंटू के कितना है 10⁻³, यहाँ से सोल्व कर देंगे। ये देखिए ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻+3, और ये 0.1 हटाएंगे तो कितना बचेगा 10⁻2 मतलब 100/2 कितना हो गया 50 मिनट। एक तो तरीका हो गया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से निकालने से, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नहीं, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको नीट एग्जाम में या जेई में एग्जाम में क्या करना है, इस क्वेश्चन को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर करना है तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव आपके पास है तो आपको सिर्फ ऑप्शन क्या करने हैं, टिक करने हैं। कैसे समझिए, अगर ये 0.1 से 0.08 हो गया तो कितने परसेंट रिड्यूस हुआ है, ये 20% रिड्यूस हो गया। देख लो आप इसे क्या कर लीजिए, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 8, 10 से कितना हो गया 8, तो कितना 10 से 8 होने का मतलब कितने परसेंट घट गया 20%। या 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 180। तो 100 से कितना आ गया 80, तो 100 से रिड्यूस होकर 80 हो गया, तो इसका मतलब कितने परसेंट रिड्यूस हो गया 20%। तो 20% रिड्यूस हो रहा है किसमें 20 मिनट में, तो 30% रिड्यूस होगा 30 मिनट में, 40% रिड्यूस होगा 40 मिनट में, और 50% रिड्यूस होगा 50 मिनट में। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कंसिडरेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब अगर 20% अगर 20 मिनट में कंप्लीट हो रही रिएक्शन तो 30% 30 मिनट में होगी, 40% 40 मिनट में होगी, और 50% कितना होगी 50 मिनट में। और वो क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब 50% कितने टाइम में रिएक्ट हो जाएगा, तो 50% कितने टाइम में रिएक्ट हो जाएगा 50 मिनट में। आगे बात समझ में नहीं, कुछ भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने ये सारी बुकों में पढ़ा होगा और सारे टीचर भी पढ़ाते हैं ना, आपने कहीं और जगह भी पढ़ रखा है, अगर जो 12th कर चुके हैं उसमें क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो रिएक्टेंट की कंसिडरेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये सारी लाइन हर बुक में लिखी है और हर टीचर भी इसको पढ़ाता है, मगर क्या रियल में इसको समझ पाए। अगर ये यही क्वेश्चन आप उनको दो तो या बुक को दो या टीचर को, बुक में अगर ये क्वेश्चन लिख रहा होगा तो वो भी ऐसे सोल्व हो रहा होगा, टीचर कोई कराएगा तो वो भी ऐसे ही कराएगा, तो फिर इसका मतलब वो इस बात को समझे ही नहीं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ वो रिएक्टेंट की कंसिडरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम के साथ में रिड्यूस नहीं होता। इस बात को अगर आप समझे हैं तो फिर आप क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी करोगे। फिर तो आपने देखिए 0.1 से 0.08 हो गया मतलब 20% घट गया, और 20% कितने टाइम में घटा है 20 मिनट में। तो इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या रहता है कांस्टेंट। अगर 20% 20 मिनट में घट रहा है तो 30% 30 मिनट में घटेगा, 50% 50 मिनट में घटेगा। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज
2 मोल लीटर इनवर्स आर्ट्स इनवर्स। ठीक है, ये कह रहा है वैल्यू दे रखी किसकी, रेट कांस्टेंट की। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज कितना है, 2 मोल सेकंड इनवर्स और आर इनवर्स। जब इसने यूनिट दे दी तो यूनिट से पता चल जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, ये लीटर इनवर्स है। जब भी लीटर की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया करो, वो ऑर्डर पता चल जाता है। तो लीटर की पावर -1 है, अगर इसमें +1 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ना दे तो आप पहचान सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इतना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट बाद इज 0.05 मोल लीटर इनवर्स। 30 सेकंड बाद मतलब आधे घंटे बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी पाई गई, 0.05 मोल लीटर इनवर्स, या कह सकते हैं मोलर पाई गई। कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन बताओ। अब इसने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दे रखा कि जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर उसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने के की यूनिट दे दी, और के की यूनिट दे दी तो यहां से पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या है, जीरो। लीटर की जो भी पावर उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो लीटर की पावर थी -1, उसमें +1 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा जीरो। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। सुनिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या रहता है, कांस्टेंट। और रेट जो कांस्टेंट रहता है वो किसके इक्वल रहता है, के इक्वल ही तो रहता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहता है और किसके इक्वल रहता है, के। और के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मोल लीटर इनवर्स एक आर्ट्स इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, इस के इजिकल टू 2 का मतलब क्या है, और कितने में दे रखा है, ये आर्ट्स इनवर्स में 1 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है, के इजिकल टू 2 का मतलब है, के क्या बताता है, रिएक्शन के रेट को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट को बताएगा। और तो के इजिकल टू 2 का मतलब क्या है कि 2 मोलर कंसंट्रेशन, 2 मोल पर लीटर की जो कंसंट्रेशन है वो 1 घंटे में क्या हो जाएगी, चेंज। कि 1 घंटे में कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, 1 घंटे में कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, 2। तो आधे घंटे में कितनी होगी, 1। और उन्होंने कहा 30 मिनट बाद कितनी पाई गई, 0.05। तो इसका मतलब आधे घंटे में कितनी घट गई होगी, आधे घंटे में 1 घट गई होगी। तो इनिशियल कितनी रही होगी, रिमेनिंग तो ये है, 30 मिनट बाद ये बची। तो इसका मतलब 30 मिनट में कितनी घट गई होगी, 1 घट गई होगी, क्योंकि के की वैल्यू कितनी है, 2। और के क्या बताएगा, जीरो ऑर्डर में रेट को बताता है। रेट का मतलब होता है ये 2 मोल लीटर इनवर्स आर्ट्स इनवर्स का मतलब क्या है कि 2 मोल पर लीटर की जो कंसिडरेशन है 1 घंटे में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब यही तो है कि 1 घंटे में कितनी कंसिडरेशन चेंज होगी, 2। तो आधे घंटे में 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो आधे घंटे में कितनी कंसिडरेशन में चेंज हो गया होगा, 1 का। तो आधे घंटे में कितनी कंसिडरेशन घट गई होगी, 1। तो अब वो कह रहा है 30 मिनट बाद कितनी कंसिडरेशन पाई गई, 0.01। तो एक आधी मिनट में कितनी घट गई होगी, 1। तो इसका मतलब आधी मिनट पहले एक वो 30 मिनट में कितनी घट गई होगी, 1। तो इसका मतलब 30 मिनट पहले कितनी रही होगी, 10+1, क्योंकि 30 मिनट में एक ही तो घट गई, और ये तो ऑलरेडी है। 30 मिनट बाद मेरे पास इतना तो बचा, ये तो है ही। और 30 मिनट में कितना घटा होगा, 1 घट गया होगा। तो इसका मतलब 30 मिनट पहले कितना रहा होगा, 1 + दिस। तो इसमें 1 ऐड कर दो, यही आंसर है। आगे बात समझ में नहीं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट के इक्वल होता है। इस बात को समझे, इस बात को कहां अप्लाई करा हमने, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो के इक्वल होता है। के की वैल्यू दे रखी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 2 की कंसिडरेशन में क्या हो, 2 कंसिडरेशन कितनी घट जाती है, 2। तो आधे घंटे में कितनी घट गई होगी, 1। तो आधे घंटे बाद ये हमें मिली, तो इसका मतलब आधे घंटे में कितनी घटी थी, 1। तो 1 और ऐड कर दो, यानी कि आधे घंटे पहले कितनी होगी, 10+1। तो कितने होगा, आंसर आ गया। तो आ गया, डायरेक्ट अप्रोच हो गई। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा अब फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो फॉर्मूले से आ जाओ भैया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही जाना चाहते हो, आप नहीं सुधरना चाहते कि नहीं हम तो फॉर्मूले से ही जाएंगे, तो फॉर्मूले से ही चलो। ठीक है, तो देखिए, तो अगर बोर्ड एग्जाम में आप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में फिर यहाँ से करेंगे, मगर कॉम्पिटिशन में आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप में जरा सी आप जगे हुए हो, सोए हुए नहीं हो। तो देखिए, तो अगर इसकी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होगी, रिमेनिंग कंसिडरेशन इक्वल होती है इनिशियल माइनस के टी। ठीक, चलिए जी, तो अगर हम बात इनिशियली तो पूछ रहा हमसे, तो इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ये के टी उधर हो जाएगा, तो रिमेनिंग प्लस के टी। रिमेनिंग कितनी है, 0.05, और के की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी, 2। और टाइम कितना है जी, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हाफ आवर्स, क्योंकि आवर्स में दे रखा है तो क्या लिख लेंगे, हाफ आवर्स, बस बात खत्म हो गई। तो वहां से वही आ जाएगा, 0.05 + 1 कितना आ गया, ये क्लियर होगी बात। तो देखिए, एक इक्वेशन दे रखी है, ए से क्या बना है, 2b, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के दे रखा है कितना, 0.6 मोलर मिनट इनवर्स। चलिए, इफ ए नॉट, इनिशियल कंसिडरेशन की ए नॉट कितना है, 1 मोलर, देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 20 सेकेंड।
समझे क्वेश्चन। ए से क्या बना है 2b, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा 0.6 मोल पर मिनट्स। इफ इनिशियल अमाउंट ए का कितना है 1 मोलर, देन फाइंड द कंसिडरेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कंसिडरेशन बतानी है आफ्टर 200 सेकेंड, 200 सेकेंड बाद। तो जरा मिनट में निकाल लो इसे, क्योंकि वो मिनट में दे रखा है। तो 200 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया, यहाँ से कितना आ गया, अगर हम बात करेंगे कितना आ गया, ये क्या होगा, अगर हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिनट से ज़्यादा आएगा कुछ, ठीक है। इससे अगर हम कट करें तो ये आएगा 3.33 के आसपास, 3.33, तो 3.3 मिनट्स के आसपास आएगा। चलिए, अब ये क्या है, इसने क्या कर रखा है, अगर हम बात करें ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर कैसे होगा, कहीं लिख रखा होगा जीरो ऑर्डर दिया होगा, या फिर इसमें क्या देखा इसने मोल, देखिए मोलर पर मिनट, मोलर को क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर, तो यहाँ लीटर की पावर कितनी है -1, और लीटर की पावर -1 है, तो इसका मतलब कौन सी हो गई जीरो ऑर्डर। तो यहाँ से पता चल गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट होता है, किसके इक्वल होता है के, और के की वैल्यू कितनी है 0.6। तो इसका मतलब क्या है कि एक मिनट में कितनी कंसंट्रेशन घट जाएगी 0.6, तो 2 मिनट में कितनी घट जाएगी, 2 मिनट में कितनी घट जाएगी 1.2, और ये लेके बैठा कितनी 1। जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी लेके बैठा है 1। अगर एक मिनट में कितना अमाउंट घट जाएगा इसका 0.6, तो 2 मिनट में कितना घट जाएगा 1.2, और 1.2 तो इस पे है भी नहीं, तो 2 मिनट से पहले रिएक्शन खत्म हो जाएगी। जब ए का ही अमाउंट सारा खत्म तो रिएक्शन स्टॉप, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो इतने 200 सेकंड तक कहाँ चलेगी रिएक्शन। 200 सेकंड तो कितने आ रहे हैं 3 मिनट, 3.3 मिनट्स आ रही हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। चलिए, तो क्या होगा, तो वो कहेगा, तो पूछ रहा था कि इस पे 200 सेकंड पे ए का अमाउंट कितना होगा, बी का कितना होगा। तो ए का तो घट गया होगा, पहली बात तो 200 सेकंड तक रिएक्शन चलेगी नहीं, 2 मिनट से पहले ही रिएक्शन खत्म हो गई होगी। और जब रिएक्शन कंप्लीट खत्म क्यों हो जाएगी, क्योंकि ए रिड्यूस हो गया होगा। ए रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि ए की अमाउंट कितना रह गया होगा 0। तो 200 सेकंड पे ए का अमाउंट तो क्या हो गया होगा 0, और बी का कितना हो जाएगा इसका डबल, क्योंकि अगर इसका 1 मोल घटेगा तो उसके कितने बनेंगे 2 मोल, अगर इसकी 1 मोलर घटेगी तो उसकी कितनी बन गई होगी 2 मोलर। तो बी फाइनली कितना हो गया होगा 2 मोलर। तो ए तो हो गया होगा 0, और बी कितना हो गया होगा 2 मोलर। और रिएक्शन 200 सेकंड पे तो 200 सेकंड तक नहीं चलेगी, उससे दो क्या हो जाएगी, कहीं अगर कुल बात करें तो हम क्या हो जाएंगे, कहीं 100 सेकंड के आसपास ही क्या हो गई होगी, ये खत्म हो गई होगी, 100 सेकंड के आसपास ही। चलिए खैर, अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो फॉर्मूले में आंसर हमारे क्या आएंगे, गलत आएंगे। कैसे लगाइए फॉर्मूला। अगर हम बात करें रिमेनिंग, तो अगर हम बात करें रिमेनिंग जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लगाएं तो रिमेनिंग कंसिडरेशन वो इक्वल होगी इनिशियल माइनस के टी, ठीक है। अब इनिशियल तो कितनी है 1, और के कितना है 0.6, और टी कितना है 200। इसे सोल्व करिए आप, मिनट में लेकर चल रहे हैं इसे, क्योंकि वो मिनट में था तो इसलिए भी 200/60। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1 - 2, और 1 - 2 को सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है -1। तो रिमेनिंग अमाउंट ए का कितना आएगा -1, और माइनस थोड़ी ना हो सकता है, किसी की कंसिडरेशन घटते 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 जीरो ही तो हो सकती है, माइनस में थोड़ी पहुंच जाएगी। तो वो माइनस का मतलब, इसका मतलब रिएक्शन पहले ही खत्म हो गई होगी। तो जब रिमेनिंग अमाउंट अगर क्या आ जाए माइनस आ जाए, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो टाइम दे रखा है उससे पहले ही रिएक्शन स्टॉप हो गई होगी, और ऑर्डर कितना हो गया होगा, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट फिर क्या रह गया होगा 0, तो वो माइनस नहीं होगा 0। तो ये अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन, अगर ये माइनस का आ गया तो इसका मतलब है कि रिएक्शन पहले ही खत्म हो गई, और पहले जो हमें टाइम दे रखा है उससे पहले ही रुक चुकी है। और फिर उस केस में रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गया होगा 0। और तो प्रोडक्ट का क्या होगा वो डिपेंड कर लेंगे स्टोइचियोमेट्री, अगर इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है उसका 2 है, तो अगर इसका 1 मोल घटा होगा तो उसके कितने मोल बने होंगे 2। तो बी की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 2 मोलर या 2 मोल पर लीटर। क्लियर होगी बात। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है, अगर टाइम के साथ में या कंसंट्रेशन के साथ में, टाइम या कंसंट्रेशन पे रेट जीरो ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता, वो क्या रहता है फिक्स रहता है। और किसके इक्वल रहेगा के। अगर पूछे ये वैल्यू है कितनी, इस रेट की वैल्यू है कितनी, तो वो के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू है कितनी के। और ये भी कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर वेरी कर जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं पूछ लूँ एक कांस्टेंट ये दे दूँ, एक ये दे दूँ कि रिएक्शन का एक कांस्टेंट तो ये है, एक कांस्टेंट यहाँ K1 यहाँ K2, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो K1 बढ़ेगा, K1 बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो नीचे अगर ग्राफ होगा तो वो लो टेम्परेचर है, और ऊपर होगा तो वो हाई टेम्परेचर है। इससे आगे बात समझ में नहीं। तो रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहता है, मगर कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि के चेंज हो जाएगा फिर।
देखिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, इसे जीरो ऑर्डर पे यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारा एक साथ आ जाएगा। अगर हम इसमें लेंगे इस लेक्चर में तो वो सारी नहीं आ पाएगी, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में अलग ही बना देंगे फर्स्ट ऑर्डर का। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, फिर बार बार लेक्चर में लास्ट में कह रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए वो भी किसका, टॉप 100 रैंक में, तो आप साइकिल उठाइए और चलाइए, ठीक है, साइकिल उठाइए और चलाइए, और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उनसे पूछ लें कि सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, अगर लेते हैं तो जो पैसे मांगते हैं उससे फालतू दे देना, और सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेते तो साइकिल उठाइए और यहाँ आ जाइए। चलिए, थैंक्स। और दूसरी बात, अगर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट आप क्या है कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और वैसे मेरे नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं आप। नंबर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8218612398। थैंक्स।